हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज है 22 दिसंबर और हम कर रहे हैं 22 दिसंबर द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल रीडिंग विद ग्रामर कंसेप्ट और वकैब के साथ भी। तो सबसे पहले हम एडिटोरियल में जो वकैब यूज़ होने वाली है उसी को देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है एस्पेक्ट। एस्पेक्ट का मतलब होता है कोई पहलू कोई फीचर या फिर कोई व्यू। ओके। दूसरा वर्ड है इलेक्टोरल रोल्स। इलेक्टोरल रोल्स का मतलब होता है वोटिंग लिस्ट, जिसको हम कहते हैं मतदाता सूची। इसमें जो रोल्स है ना, इसका मतलब होता है लिस्ट। जो इलेक्टोरल है इसका मतलब होता है वोटर, जो वोट देते हैं। तीसरा है आपका एप्रीहेंसन। एप्रीहेंसन का मतलब होता है चिंता भी होती है और इसका मतलब गिरफ्तारी भी होता है। ठीक है। एप्रीहेंसन का मतलब चिंता भी होता है, गिरफ्तारी भी होता है। और एप्रीहेंड एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है गिरफ्त करना। अच्छा, एक वर्ड होता है कॉम्प्रीहेंसन, एक होता है कॉम्प्रीहेंसन। अक्सर ये दोनों कंफ्यूज करते हैं। तो एप्रीहेंसन का मतलब होता है चिंता, गिरफ्तारी। और कॉम्प्रीहेंसन का मतलब होता है किसी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ की समझ, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इनको ध्यान रखना। उसके बाद है कंसल्टेशन। कंसल्टेशन का मतलब होता है कोई सुझाव, कोई सजेशन, कोई परामर्श, या फिर आप डिस्कशन बोल सकते हैं, डिस्कोर्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद है पास थ्रो। पास थ्रो बोलते हैं जब किसी चीज़ को हम। उसके बाद है पुस्थरो। पुस्थरो मतलब होता है किसी चीज़ को सक्सेस कर लेना, किसी चीज़ में सक्सेस प्राप्त कर लेना, या किसी चीज़ को हैपन कर देना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, किसी चीज़ को पास कर देना। ओके। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब वही होता है कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका पर्पस क्या है। उसके बाद है बीट आउट। बीट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है किसी ग्रुप से किसी चीज़ को निकाल देना, जो भी ख़राब चीज़ हो, जिस चीज़ को पसंद नहीं करते हो उसको वहाँ से निकाल देना। आइसोलेट कर देना मतलब अलग कर देना। गेट रीड ऑफ मतलब उससे छुटकारा पा लेना। सेग्रीगेट कर देना। सेग्रीगेट मतलब भी वही होता है ग्रुप से अलग कर देना। अच्छा, इसमें जो ये लिखा है ना, GREG, ग्रैक, ये रूट वर्ड होता है और इसका मतलब होता है ग्रुप। ग्रैग एक रूट वर्ड होता है। जहाँ भी जिस वर्ड में भी ग्रैग आ जाए समझ लेना वहाँ किसी ना किसी ग्रुप की बात हो रही होगी। जैसे कि आपने वर्ड सुना होगा ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं। ओके। अच्छा, ग्रैग से पहले इसमें लगा हुआ है एसी। जो एसी लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है सेपरेट। मतलब एसी मतलब सेपरेट, ग्रैग मतलब ग्रुप, यानी ग्रुप से किसी चीज़ को सेपरेट करना। ग्रैग वर्ब होती है, इसका मतलब होता है सेपरेट करना। उसके बाद है बोगस। बोगस एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है कोई नकली चीज़ हो, कोई फ्यूरियस हो, स्पूरियस हो, कोई चीज़ फर्जी चीज़ हो। उसके बाद आ गया ग्रेव। ग्रेव का मतलब होता है कोई सीरियस कंसर्न हो, कोई सिग्निफिकेंट हो, जिसको इंपॉर्टेंस दी जाए, जो गंभीर हो। ओके। उसके बाद है हमारा इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन होता है द पॉसिबल फ्यूचर इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन या इवेंट या डिसीजन का कोई इफेक्ट, जो परिणाम है उसका, क्या परिणाम होगा, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, मतलब इसके क्या इफेक्ट होंगे, क्या परिणाम होंगे। उसके बाद है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर वर्ब होता है। अंडरस्कोर मतलब होता है किसी चीज़ को इम्फेसाइज करना। इम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज़ पर जोर डालना, उसको जोर डाल के कुछ कहना। उसके बाद लिखा है ये एनफ्रेंचाइजमेंट। जो लिखा है ना एनफ्रेंचाइजमेंट, इसका मतलब होता है जो आपका राइट होता है और जो प्रिविलेज बोलते हैं, वोट करने का जो अधिकार होता है, इसका मतलब मत अधिकार होता है। मत अधिकार को क्या बोलते हैं? एनफ्रेंचाइजमेंट। अच्छा, एनफ्रेंचाइजमेंट में अगर हम डिस लगा देंगे, डिस मतलब एक निगेटिव वर्ड होता है, निगेटिव रूट होता है। किसी भी वर्ड को निगेटिव बनाना हो तो उसमें डिस लगा दो। तो इनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब अधिकार, आपका मत करने का अधिकार। और डिस इनफ्रेंचाइज का मतलब हो जाएगा डिप्राइव ऑफ राइट टू वोट। डिप्राइव मतलब वंचित हो जाना, किसी चीज़ से वंचित हो जाना, जो आपका वोट करने का अधिकार है उस चीज़ से वंचित हो जाना। डिप्राइव का मतलब वंचित होना। ओके। उसके बाद है यूनैनिमस। यूनैनिमस, यूनैनिमस मतलब होता है एक मत, जब सबका एक व्यू हो, सबका एक ही आंसर हो, सबका एक ही सुझाव हो। उसके बाद है इलेक्टर। इलेक्टर मतलब वही वोटर हो गया, जो वोट देते हैं। उसके बाद है रिगरस। रिगरस मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, मतलब कठोर हो, सीवियर हो, स्ट्रिंजेंट हो, या केयरफुल हो, जिसमें बहुत ध्यान से देखा गया हो, बहुत ही केयरफुल तरीके से उसको देखा गया हो, या फिर बहुत ही कड़ाई के साथ, कठोरता के साथ उसको देखा गया हो। उसके बाद है वॉलेंटरी। वॉलेंटरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। स्वैच्छिक मतलब कोई भी काम जब आप अपनी इच्छा से करें तो उसको क्या कहते हैं? स्वैच्छिक, यानी कि एक्ट और डू समथिंग बाई ऑन विल, खुद की इच्छा से। विल मतलब होता है इच्छा। अच्छा, अगर वॉलंटियर कर देंगे, वॉलंटियर कर देंगे, वॉलंटियर हो जाएगा नाउन। नाउन मतलब उस काम को करने वाला, कोई भी पर्सन जो अपनी इच्छा से जो काम करे उस पर्सन को वॉलंटियर कहेंगे।
उसके बाद है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब मतलब होता है किसी को बताना, कोई एडवाइस देना, कोई ऑफिशियल ऑर्डर देना। खासकर प्रेस्क्राइब डॉक्टर के लिए यूज़ करते हैं कि डॉक्टर किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, मतलब बताता है कि इसको ये दवाई लेनी है, ये दवाई नहीं लेनी है। अच्छा, इसका एक कन्फ्यूजन वर्ड होता है प्रेस्क्राइब। प्रिस्क्राइब का मतलब बताना होता है, प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ को मना करना, बैन करना, उसको खंडन करना, उस चीज़ का उस पर प्रोहिबिट करना। ओके, इसके बाद है ये इंटीमेट। इंटीमेट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है टू मेक नॉन, रिवील, डिस्क्लोज, इम्पार्ट। मतलब कि किसी चीज़ को बताना, डिस्क्लोज करना, किसी चीज़ को ओपनली बता देना, सीक्रेटली बता देना, उसका सीक्रेट क्या है बता देना, कोई भी इंफॉर्मेशन को बता देना। डीम, डीम एक वर्ब होती है, फिर से डीम का मतलब होता है कंसीडर करना। कंसीडर करना मतलब समझना, रिगार्ड भी समझना हो गया, अंडरस्टैंड का मतलब समझना होता ही है। एज्यूम करना या फिर किसी चीज़ को जज करना। अल्टीरियर, अल्टीरियर मतलब होता है हिडन, यानी कि छुपा हुआ। अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर मोटिव का मतलब होता है, मोटिव वही उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या है, आपका रीज़न क्या है, आपका पर्पस क्या है। तो अल्टीरियर मोटिव का मतलब क्या हो गया, एक सीक्रेट मोटिव, एक ऐसा उद्देश्य जो सीक्रेट हो, जो किसी को पता नहीं हो। अच्छा, अगला वर्ड है ट्रिगर। अच्छा, ट्रिगर नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। एक ट्रिगर जो नाउन होता है वो होता है गन वाला, कि गन के ट्रिगर को दबाती है, गोली चलती है। और ट्रिगर वर्ब भी होता है, जब हम इसको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को एक्टिवेट कर देना। एक्टिवेट कर देना मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, उस चीज़ की शुरुआत कर देना। उसके बाद है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन मतलब किसी चीज़ की जांच करनी होती है, उसका ऑब्जर्वेशन करना होता है, सर्वे करना होता है। इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस फेज होती है। इन प्रैक्टिस का मतलब होता है इन रियलिटी, यानी कि वास्तव में। प्रैक्टिकली मतलब वही प्रैक्टिकली तौर पर या वास्तविक तौर पर। उसके बाद है पर्टिकुलर। पर्टिकुलर एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। जब पर्टिकुलर एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है कोई विशेष, लेकिन जब पर्टिकुलर नाउन होता है ना तो इसका मतलब होता है कोई डिटेल। ये सब एडिटोरियल में यूज़ होंगे। उसके बाद है लास्ट वर्ड मैंडेटरी। मैंडेटरी एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है कोई कंपलसरी, यानी कि ऑब्लिगेटरी, रिक्विजिट या रिक्वायर्ड या एसेंशियल। ऐसी चीज़ जो कि कंपलसरी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये आ गया हमारा एडिटोरियल। हेडिंग है इसकी थिंकिंग बिफोर लिंकिंग। थिंकिंग मतलब सोचना, बिफोर लिंकिंग मतलब लिंक करने से पहले, क्या लिंक करना है, क्या सोचना है, वो आगे बताया गया है। ठीक है, ऑन मतलब किसके ऊपर है, लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स विद आधार। इलेक्टोरल रोल्स मतलब वही वोटिंग लिस्ट, किससे लिंक करना है उसको, आधार कार्ड से, यानी कि जो आधार कार्ड की वोटिंग लिस्ट से लिंकिंग हो रही है उसी के ऊपर ही हमारा एडिटोरियल है आज का। ठीक है, उसके बाद लिखा है डेस्पाइट। डेस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। प्रोग्रेसिव मतलब होता है ऑन गोइंग, जो चल रहे हैं। एस्पेक्ट मतलब वही पहलू या एक्शन, यानी कि जो एक्शन चल रहे हैं, जो ऑन गोइंग एक्शन है, उनके बावजूद भी लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स, जो कि हम लिंक कर रहे हैं, क्या लिंक कर रहे हैं, इलेक्टोरल रोल्स को, यानी कि वोटिंग लिस्ट को, विद प्रिपोजिशन हो गई किसके साथ, आधार, जो आधार कार्ड है उसके साथ हम लिंक कर रहे हैं। रेजेज, रेज करता है, ये वर्ब हो गई, रेज करता है, क्या रेज करता है, एप्रीहेंसेस। एप्रीहेंसेस मतलब चिंताएं उठाता है, रेज मतलब उठाना, चिंताएं उठाना। क्या कौन उठाता है, ये लिंकिंग, लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स किसके साथ, आधार कार्ड को। जो आधार कार्ड का बोर्डिंग लिस्ट से लिंकिंग हो रहा है, लिंक हो रहा है, वो परेशानियां पैदा करता है। ओके, अच्छा, जो लिखा था ना डिस्पाइट प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट जो ऑनगोइंग एक्शन है, कौन सा एक्शन, जैसे कि इंडिया में वही एनआरसी को लेके चल रहा है, या फार्मर लॉ को लेके चल रहा है, या फिर और भी इलेक्शन को लेके जो चल रहा है। उसके बाद है एन अनबिलिंगनेस। अनबिलिंगनेस मतलब एक अनिच्छा। बिल मतलब क्या होता है, बिल मतलब होता है इच्छा। अनविलिंगनेस मतलब क्या हो जाएगा, एक अनिच्छा, जिसको करने की इच्छा ना हो। क्या करने की इच्छा नहीं है, टू अलाउ, अलाउ करना, क्या अलाउ करना, ए मीनिंगफुल डिबेट। मीनिंगफुल डिबेट मतलब एक डिबेट हो जिसमें सब आए अपना अपना मत दें। एंड इनवाइट, इनवाइट करना, क्या इनवाइट करना, वाइडर कंसल्टेशन। वाइडर कंसल्टेशन मतलब हर किसी का सुझाव, यानी कि जो मान लो पार्लियामेंट में कोई डिबेट हो या कहीं भी डिबेट हो, उसमें सबके सब आएँ और सबके सब अपना सुझाव दें। कैन अंडू इवन द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन। कैन अंडू, अंडू कर सकता है, अंडू मतलब फिर से, रीबैक, यानी कि वापस ला सकता है। क्या वापस ला सकता है, द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट, जो कि ऑनगोइंग एक्शंस हैं,
कौन से एक्शन है? ऑफ प्रॉब्लमेटिक लेजिस्लेशन, जो विधान की जो समस्याएं चल रही हैं, जो कानून को लेकर समस्या चल रही है, जो फार्मल लॉ को लेकर समस्या चल रही, वो फिर से वापस आ सकती हैं। ओके। अच्छा, इसमें जो लिखा है एन अनविलिंगनेस, ये तो हो जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। अच्छा, ये टू अलाउ क्या लिखा है? ये लिखा है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में इसको कहते हैं हम इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है ना, इसके अपने सब्जेक्ट भी होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट भी होते हैं। सब्जेक्ट मतलब क्योंकि ये वर्ब होती है, वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट भी होगा। तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा ये अनविलिंगनेस, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये इसका मीनिंगफुल डिबेट। और क्या लिखा है? एंड इनवाइट। अच्छा, जो इनवाइट वर्ब लिखी है ना, ये वर्ब नहीं है एक्चुअली, ये भी इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव होती है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो ये जो टू है वो टू कॉमन कर रखा है यहाँ वाला, एक इन्फिनेटिव ये है और एक इन्फिनेटिव है ये। एंड कंजक्शन दोनों को जोड़ रखा है। जब एंड कंजक्शन को दो सेम चीज़ों को जोड़ते हैं तो उनमें कॉमन चीज़ कॉमन कर देते हैं। लाइक जैसे टू इन्फिनिटी यहाँ भी है, टू प्लस वर्ब की फॉर्म यहाँ भी है, तो यहाँ पे टू पहले लिखा, दोबारा लिखने की नीड नहीं है, दोनों के दोनों इन्फिनेटिव है। अच्छा, ये इन्फिनेटिव है तो इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इस नॉन फाइनाइट वर्ब का भी सब्जेक्ट हो जाएगा अनविलिंगनेस, और इस नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये वाइडर कंसल्टेशन। इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद लिखा है कैन अंडू, ये वर्ब हो गई। कैन एक मॉडल हो गई, मतलब कर सकता है, अंडू मतलब रिवैक कर सकता है, वापस ला सकता है। इस कैन डू वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? इस कैन डू वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा ये एन अनविलिंगनेस, ठीक है, कि वो जो अनिच्छा है वो वापस ला सकती है। अब इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये द प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट। ऑफ हो जाएगी प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये प्रॉब्लमैटिक लेजिस्लेशन। आगे बढ़ते हैं। इग्नोरिंग प्रोटेस्ट। इग्नोरिंग प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए द यूनियन गवर्नमेंट ने, जो संघ की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट है, हैज़ मैनेज किया है टू पुश थ्रो मतलब वो सक्सेस हुई है, वह पास किया है। क्या पास किया है? बिल पास कर दिया है। किस में? इन पार्लियामेंट में, संसद में। क्यों? टू लिंक करने के लिए। क्या? इलेक्टोरल रोल डेटा, वो जो बोर्डिंग लिस्ट का डेटा है, किसके साथ? विद आधार इकोसिस्टम, जो आधार कार्ड की डिटेल्स वगैरह है उसके, ये नंबर वगैरह उसके साथ लिंक करने के लिए। तो प्रोटेस्ट को इग्नोर करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने संसद भवन में बिल पास कर दिया है और सक्सेस भी हो गया है। और वो बिल किस लिए है? लिंक करने के लिए डेटा को, इलेक्टोरल डेटा को आधार कार्ड से। अच्छा, अब इसमें जो लिखा है ना, इग्नोरिंग वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी। इग्नोर वर्ब होती है, इग्नोर की वर्ब होती है और वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा हुआ है। तो वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी जब भी लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जब भी लगेगा, अब या तो वो कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, या फिर वो जिरंड होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस टेंस तभी होगा जब उसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो, बी की फॉर्म हो, इज एम आर बाजबर, ओके, और प्रॉपर उसका कोई सब्जेक्ट भी हो, ऑब्जेक्ट भी हो। तो यहाँ तो उसका कोई सब वो हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन बचा एक जीरेंट का, जो कि नाउन की तरह काम करती है, और एक ऑप्शन बचा प्रेजेंट पार्टिसिपल का, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम करती है। ओके। अच्छा, ये जो जीरेंट है और प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दोनों को हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों? क्योंकि अपने आप में वर्ब भी है, वर्ब के एस्पेक्ट्स भी होंगे इसके अंदर, वर्ब के एट्रीब्यूट्स भी होंगे, और साथ में जीरेंड या प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह काम भी कर रही होगी। अच्छा, इस टाइम यहाँ पे क्या है? जीरेंड है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है? अगर ये जीरेंड होगा ना, तो जीरेंड नाउन होता है। नाउन या तो किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, या फिर किसी वर्ब या प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। अब यहाँ ना तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इग्नोरिंग ना तो किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना ही किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे कोई जीरेंड नहीं है। यहाँ पे ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। इग्नोरिंग क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये काम करेगा एडजेक्टिव की तरह, ठीक है। और चूंकि ये नॉन फाइनल वर्ब है, वर्ब के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इस इग्नोरिंग नॉन फाइनल वर्ब के लिए इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्रोटेस्ट। तो इग्नोरिंग का हो गया ऑब्जेक्ट प्रोटेस्ट, और ये जो इग्नोरिंग प्रोटेस्ट है ना, ये बन जाएगी एडजेक्टिव फ्रेज। क्या बन जाएगी? एडजेक्टिव फ्रेज। अच्छा, चूंकि अब एडजेक्टिव बन चुका है, एडजेक्टिव क्या काम करते हैं? किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, यानी कि इसके लिए कोई ना कोई नाउन होगी। तो इसके लिए नाउन कौन सी है? इसके लिए नाउन है ये द यूनियन गवर्नमेंट। इसके लिए नाउन क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट। मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो ही इग्नोर कर रही है प्रोटेस्ट को। जो भी फार्मर के प्रोटेस्ट चल रहे हैं या फिर एनआरसी के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उस चीज़ को इग्नोर कर रही है। अब गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, इसके लिए नाउन हो गया, ओके।
उसके बाद लिखा है हैज़ मैनेज वर्ब हो गई और इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। उसके बाद लिखा है टू पुश फिर से नॉन फाइनल वर्ब हो गई, और टू पुश थ्रो फ्रेजल वर्ब है, फिलहाल ये तो फ्रेजल वर्ब हो गई, फ्रेजल वर्ब तो वर्ब ही होती है। अच्छा, इन्होंने क्या पुश किया है, पुश थ्रो मतलब क्या पास किया है, ए बिल पास किया है, कहाँ पास किया है, इन पार्लियामेंट, इन प्रिपोजिशन हो जाएगी, इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट हो गया। उसके बाद लिखा है टू लिंक। अच्छा, जो इन्फिनिटिव होती है ना, इन्फिनिटिव होती हैं, इन्फिनिटिव मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हमारा शो करती है एक पर्पज़। पर्पज़ मतलब उसको काम करने का, उस काम को करने का उद्देश्य क्या है, क्यों किया जा रहा है, ओके, उसका रीज़न क्या है, ओके। खासकर वाई का रिप्लाई इसमें अधिकतर निकलता है कि क्यों किया जा रहा है। तो जो लिंक किया है वो डेटा, उससे, हाँ, जो बिल पास किया है वो पास क्यों किया है, टू लिंक, लिंक करने के लिए, उसका रीज़न क्या है, उसको लिंक करना है, क्या लिंक करना है, इलेक्टोरल रोल डेटा, जो बोर्डिंग लिस्ट का डेटा है, किसके साथ, विद द आधार इकोसिस्टम, विद प्रोफेशन हो गई, आधार इकोसिस्टम उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि उसको लिंक करना है डेटा को, बोर्डिंग लिस्ट का डेटा को आधार से। उसके बाद लिखा है ऑन द फेस ऑफ इट, और ऑन द फेस ऑफ इट एक फ्रेज होती है, इसका मतलब एक नज़र डालने या फिर एट फर्स्ट ग्लांस, क्या, कि द बिल्स ऑब्जेक्टिव, बिल्स ऑब्जेक्टिव मतलब बिल के ऑब्जेक्टिव, टू प्योरीफाई द रोल्स, रोल्स मतलब लिस्ट को प्योरीफाई करना, एंड बीट आउट बोगस वोटर। बीट आउट का मतलब वही बोके में बताया था कि किस चीज़ को रिमूव करना, निकालना, क्या निकालना, बोगस वोटर, बोगस मतलब फर्जी वोटर्स को, ओके। एक तो प्योरीफाई रोल्स मतलब लिस्ट को प्योरीफाई करना, और फर्जी वोटर्स को निकालना, में अपीयर लॉर्डेबल, प्रशंसनीय हो सकते हैं, ओके। क्या प्रशंसनीय हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव, वो प्रशंसनीय हो सकते हैं। एंड द सीडिंग, और क्या हो सकता है, द सीडिंग ऑफ आधार डेटा, सीडिंग ऑफ आधार डेटा, सीडिंग का मतलब होगा यहाँ पे जो आधार कार्ड के 12 डिजिट नंबर होते हैं ना, और जो डिटेल होती है उस चीज़ को सीड करना, कहाँ सीड करना, विद वोटर आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स, जो कि वोटर आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स मतलब जो वोटर की डिटेल्स होती हैं, वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स, उसके साथ उसको लिंक करना या मैच करना, मे सीम टू बी ए गुड वे ऑफ अचीविंग इट, ये प्रतीत हो सकता है एक अच्छा तरीका इसको प्राप्त करने का, इट किसको प्राप्त करने का, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ओके। अच्छा, इसकी ग्रामर देख लेते हैं कैसे कैसे हैं। यहाँ लिखा था ऑन द फेस ऑफ इट, ये तो हो गई फ्रेज, ओके, जैसी फ्रेज होती है उसको वैसे लिखा रहने देते हैं। उसके बाद लिखा है द बिल्स ऑब्जेक्टिव, बिल्स में लगा हुआ है ये अपोस्ट्रोफी एस, अपोस्ट्रोफी एस मतलब बिल का ऑब्जेक्टिव, तो इसमें मेन सब्जेक्ट होगा ये ऑब्जेक्टिव, तो इसके लिए कहीं ना कहीं वर्ब होगी, जहाँ भी वर्ब होगी हम देख लेंगे। उसके बाद लिखा है ये डैश लगा हुआ है, एक डैश यहाँ लगा हुआ है, ये डैश लगा हुआ है यहाँ, एक डैश लगा हुआ है, इसका मतलब इसके अंदर जो भी बात कही गई होगी ना, वो इसके लिए कही होगी, ऑब्जेक्टिव के बारे में कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब चूँकि ये बात इस ऑब्जेक्टिव के बारे में कही गई है, ऑब्जेक्टिव हमारा नाउन है, और नाउन के बारे में जो कुछ कहा जाता है या फिर नाउन की जो विशेषता बताती है उनको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये जो पूरी फ्रेज लिखी हुई है ना, पूरी क्लास ये काम करेगी एडजेक्टिव क्लास की तरह, एडजेक्टिव क्लास की तरह, ओके। अच्छा, ये हमारा सब्जेक्ट था। अभी इसके अंदर क्लॉज के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर लिखा है टू प्यूरीफाई, प्यूरीफाई मतलब प्यूरीफाई करना इसको, उसमें सही क्या है गलत क्या है निकालना, क्या प्यूरीफाई करना, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है ना, नॉन फाइंड वर्ब हो गई, नॉन फाइंड वर्ब का उसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, द रोल्स, रोल्स मतलब लिस्ट, एंड कंजक्शन हो गया, और क्या करना, बीड आउट। अच्छा, ये टू यहाँ लगा हुआ था ना, यहाँ दोबारा टू लगाने की कोई नीड नहीं है, जब एंड कंजक्शन जोड़ दिया तो टू पहले कॉमन हो गया, टू बीट आउट लिखा हुआ है बट टू कॉमन कर दिया, टू बीट आउट, बीट आउट मतलब वही रिमूव करना, क्या रिमूव करना, अब टू बीट आउट हो गया, ये भी नॉन फाइंड वर्ब हो गई, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ये बोगस, बोगस वोटर, बोगस हो गया एडजेक्टिव, और वोटर हो क्या हो गया नाउन, बोगस वही फेक होते हैं, फेक फर्जी, ओके। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है रोल को जो लिस्ट है उसको प्योरीफाई करना, और जो फर्जी वोटर है उनको लिस्ट से निकाल देना। मे अपीयर, अब मे अपीयर क्या हो गई, मे मतलब मे मॉडल होती है पॉसिबिलिटी की कि ऐसी संभावना है, ठीक है। मे अपीयर वर्ब हो गई, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गई ऑब्जेक्टिव, क्योंकि बीच वाली तो ऑब्जेक्टिव हो गई, उससे तो लेना देना है नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए मे अपीयर वर्ब हो गई। उसके बाद है लोडेबल, लोडेबल अब इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा, लोडेबल ऑब्जेक्ट, सॉरी लोडेबल इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं होगा, लोडेबल ऑब्जेक्ट होता नहीं है, लोडेबल होता है एक एडजेक्टिव। अच्छा, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, वर्ब के बाद एडजेक्टिव कैसे आ गई, वर्ब के बाद एडजेक्टिव इसलिए आई है क्योंकि जो अपीयर लिखा है ना,
ये होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। ये होती है लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब कौन क्या होती है? लिंकिंग वर्ब अपने सब्जेक्ट को उसके बाद जो लिखा हुआ होता है उससे कनेक्ट करती है, मतलब उसको पूरा करती है। लिंकिंग वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं पूरक। पूरक मतलब जो सब्जेक्ट की जो क्वालिटी है इसके बारे में बताया जा रहा है उसको कंप्लीट करे, कि सब्जेक्ट क्या है उसके बारे में बताया जाए। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होते हैं या फिर नाउन होते हैं, कभी भी एडवर्ब नहीं होते हैं। ठीक है, लिंकिंग वर्ब के बाद कभी भी एडवर्ब नहीं आएगा। लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिव आएगा या फिर कोई नाउन ही आएगा। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब होती है ना, ये चेक करने के लिए वो लिंकिंग वर्ब है कि नहीं है उसको हमेशा आप बी की फॉर्म से रिप्लेस करके देख लो। बी की फॉर्म से मतलब इज, एम, आर, बाज पर। अगर जो मीनिंग सेम निकल रहा हो तो समझ लेना वो लिंकिंग वर्ब है। जैसे लिखा था ना ऑब्जेक्टिव, जो बिल का ऑब्जेक्टिव है, मे अपीयर लॉडेबल। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसा प्रतीत होता है, प्रशंसनीय। अगर जो आप अपीयर को हटा के इज लिखोगे ना, ऑब्जेक्टिव इज लॉडेबल, तो इसका मतलब भी वही होगा कि ऑब्जेक्टिव कैसा है, लॉडेबल है, प्रशंसनीय है। ठीक है, इतना समझ गए। आगे लिखा है एंड क्या, द सीडिंग ऑफ आधार डेटा। वही सीडिंग, यहाँ फिर क्या हो गया, ये सीड वर्ब होती है। सीड वर्ब में आईएनजी लगी हुई है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगी हुई है। और इससे पहले क्या होगा, लगा हुआ है ये आर्टिकल द। आर्टिकल द लगा हुआ है ना, ये आर्टिकल हो गया। अच्छा, आर्टिकल हमेशा नाउन से पहले आते हैं, यानी कि सीडिंग क्या होगा, नाउन होगा। अब वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी लगा हो और वो नाउन हो तो डेफिनेटली बात है वो जिरंड ही होगा, तो सीडिंग तो जिरंड हो गया। ठीक है, अब सीडिंग किसकी, ऑफ प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन बता रही है, मतलब ऑफ बता रहा है किसकी सीडिंग है, आधार डेटा की, जो आधार कार्ड में डिटेल्स होती है उसकी सीडिंग। किसके साथ सीडिंग हो रही है, विद बताता है किसके साथ हो रही है, वोटर आइडेंटिटी पर्टिकुलर्स, तो वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स होती है उनके साथ। में सीम, अब ये फिर वर्ब आ गई, में सीम। अच्छा, में सीम का सब्जेक्ट क्या होगा, में सीम के लिए सब्जेक्ट ये जो पर्टिकुलर्स है ना, ये कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इससे पहले लिखा है विद होती है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आते हैं उसके ऑब्जेक्ट। तो विद प्रीपोजिशन के लिए जो लिखा है ना, ये वर्डर एंड पर्टिकुलर्स, ये हो जाएगा पूरा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट तो कभी सब्जेक्ट बनेंगे नहीं। ओके, अच्छा, इससे पहले लिखा था आधार डेटा। आधार डेटा ऑब्जेक्ट है हमारा इस ऑफ प्रीपोजिशन का। ऑफ प्रीपोजिशन का हो गया ना, ये प्रीपोजिशन ऑफ होगा, इसका ऑब्जेक्ट हो गया आधार डेटा, यानी कि आधार डेटा भी में सिम के लिए सब्जेक्ट नहीं होगा। तो फिर इसके लिए क्या सब्जेक्ट होगा, इसके लिए सब्जेक्ट होगा ये द सीडिंग। एंड कंजक्शन हो गया, एंड कंजक्शन के बाद लिखा है द सीडिंग, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। जो सीडिंग है वो क्या हो सकती है, मेसीम। मेसीम मतलब वही अपीयर होना या दिख सकती है, ऐसा प्रतीत हो सकती है। मे पॉसिबिलिटी की मॉडल है इसलिए प्रतीत हो सकती है। क्या हो सकती है, टू बी ए गुड वे, कि एक अच्छा तरीका हो सकती है। किस चीज़ का अच्छा तरीका, ऑफ अचीविंग इट, कि इसको प्राप्त करने का तरीका। तो इट यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। अब प्रोनाउन है किसी ना किसी नाउन के लिए होगा, तो किस नाउन के लिए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव के लिए, कि जो लिंक कर रहे हैं ना हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से। और जो इसके पर्पज़ हैं, पर्पज़ क्या क्या हैं, कि ये जो फर्जी वोटर उनको निकाल देगा और लिस्ट को प्योरीफाई कर देगा। ये सब चीज़ें क्या होंगी, ये एक अच्छा तरीका होगी कि इस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने की। उसके बाद है इंडीड। इंडीड मतलब होता है वास्तव में, कॉमा लगा हुआ है, इसका मतलब एडवर्ब की तरह काम करेगा। इंडीड के बाद कॉमा लगा हुआ है ना, एडवर्ब की तरह काम करेगा और पूरी क्लॉज को बता रहा होगा कि वास्तव में क्या। दिस कैन आल्सो अलाउ, कि आल्सो मतलब भी, अलाउ मतलब अनुमति दे सकता है या अनुमति कर सकता है, अलाउ कर सकता है किन के लिए, फॉर रिमोट बोर्डिंग। रिमोट बोर्डिंग मतलब जो दूर, रिमोट का मतलब होता है फार या डिस्टेंट। ठीक है, बोर्डिंग मतलब वही बोर्डिंग। तो ये जो दूर ग्रस्त इलाके होते हैं ना, या फिर काफ़ी जहाँ काफ़ी दूर के इलाके जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता जल्दी से, यहाँ पे जहाँ सारी फैसिलिटी नहीं होती, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा साधन होगा और उसको अच्छे से अलाउ करेगा। और क्या होगा, ए मीज़र, एक मीज़र मतलब वो कोई एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन दैट कुड हेल्प, जो कि हेल्प करेगा। या कुड वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है, कैन का पास्ट नहीं है, कुड मॉडल वर्ब है जो कि बता रहा है कि ऐसा होगा। दैट कुड हेल्प, जो हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा, माइग्रेंट बॉर्डर्स की। माइग्रेंट मतलब होता है प्रवासी। माइग्रेंट मतलब प्रवासी। माइग्रेंट आपने उसमें भी सुना होगा, जब आप किसी कॉलेज को स्विच करते हो तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। माइग्रेशन मतलब आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हो, यानी कि मूवमेंट का। माइग्रेंट मतलब मूव होता है, तो आपको एक जगह से दूसरे जाने का, यानी कि मूवमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है। तो माइग्रेंट मतलब वही प्रवासी, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और कौन, जो बॉर्डर्स हैं। ओके, तो ये किसकी हेल्प करेगा, इट कुड हेल्प ए मीज़र, सॉरी,
अच्छा, इसकी ग्रामर देख लेते हैं। मेजर, ये क्या हुआ, एक मेजर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मेजर जो कि हेल्प करेगा, किसकी हेल्प करेगा, कुड हेल्प वर्ब हो गई, इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइग्रेंट वोटर्स, जो ऐसे वोटर जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लाइक कोई अभी उत्तराखंड में रह रहा तो वो यूपी में पहुंच गया, कोई यूपी में रह रहा वो दिल्ली में पहुंच गया। तो ऐसे जितने भी माइग्रेंट ऑफ वोटर्स हैं, या जो देश के बाहर जा रहे हैं, देश के अंदर जा रहे हैं, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट जितने भी वोटर्स हैं सबको हेल्प करेगा। ओके। उसके बाद द फोर क्वालिफाइंग डेट्स, जो कि क्वालिफाइंग डेट्स का मतलब वो डेट जो क्वालिफाई हुई है ऐसा नहीं है, वो डेट जो उनको क्वालिफाई किया गया है, जिनको ऑथराइज किया गया है, जो डेट रखी गई हैं, कौन सी डेट, फॉर रिवीजन ऑफ रोल्स। रोल्स मतलब लिस्ट की, लिस्ट के रिवीजन, रिवीजन के लिए। फॉर प्रिपरेशन हो जाएगी, के लिए, रीजन बताती है किस लिए हुआ ये, रिवीजन के लिए। किसके रिवीजन के लिए, ऑफ रोल्स, रोल्स के। बिल हेल्प, हेल्प करेगा, क्या हेल्प करेगा, इन फास्टर एनरोलमेंट ऑफ दोज हु टर्न 18, कि जो लोग 18 से ऊपर के हो गए ना, जो 18 के हो चुके हैं, उनके एनरोलमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत तेज़ी से हेल्प करेगा। इसकी ग्रामर देख लेते हैं। ऐसे जो लिखा था ना, द फोर क्वालिफाइंग डेट्स, क्वालिफाइंग तो एडजेक्टिव हो गया, डेट्स नाउन हो गया, द फोर क्वालिफाइंग डेट्स ये सब्जेक्ट बनेगा किसी न किसी वर्ब के लिए। इसके लिए वर्ब क्या होगी वो आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद लिखा है फोर, फोर हो गया प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद उसके ऑब्जेक्ट आने हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिवीजन। ठीक है, रिवीजन क्या हो गया इसके लिए, ऑब्जेक्ट। इसके बाद फिर ऑफ प्रीपोजिशन लिखा है, ऑफ प्रीपोजिशन हो गई, इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रोल्स, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है, बिल हेल्प, बिल हेल्प आ गई वर्ब। अच्छा, जो बिल हेल्प वर्ब लिखी है इसके लिए सब्जेक्ट क्या हुआ, रोल्स हो सकता है क्या, रोल्स कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, रिवीजन होगा क्या, रिवीजन भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट बन चुका है। अच्छा, इसके बाद क्वालिफाइंग डेट बचा, क्या ये होगा क्या, डेफिनेटली यही होगा, कुछ बचा ही नहीं। तो जो चार डेट्स हैं वो हेल्प करेंगी, किस चीज़ में हेल्प करेंगी, फास्टर एनरोलमेंट, जो कि एनरोलमेंट मतलब रजिस्ट्रेशन है, किन का रजिस्ट्रेशन है, दोज, कौन से दोज, कौन से वो लोग, हु टर्न 18 मतलब जो 18 के हो चुके हैं। ओके। हाउएवर, हालांकि, हालांकि क्या, अदर एस्पेक्ट्स, दूसरे पहलू, अदर एस्पेक्ट मतलब दूसरे पहलू, कौन से पहलू, क्या बताया जा रहा है उनके बारे में, अदर एस्पेक्ट्स होल्ड, होल्ड मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, ग्रेव इम्प्लीकेशंस, ग्रेव मतलब वही सीरियस, सीरियस, इम्प्लीकेशन मतलब परिणाम, इफेक्ट। इम्प्लीकेशन फॉर इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी मतलब होता है विधान और चुनावी लोकतंत्र, जो चुनावी लोकतंत्र है उसको इलेक्टोरल डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदर एस्पेक्ट्स हैं, ये हो गया सब्जेक्ट, होल्ड मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, ये वर्ब हो गई, होल्ड वर्ब हो गई। इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ग्रेव इम्प्लीकेशंस, कि वो क्या रखते हैं, उस ग्रेव इम्प्लीकेशन मतलब जो सीरियस इम्पैक्ट हैं जो आने वाले हैं या जो होंगे फॉर डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी है चुनावी लोकतंत्र है उसके लिए। कि एक तो पहलू वो हो गए कि उनको लिंक कर देंगे डेटा को आधार कार्ड से, वोटर आईडी कार्ड से, और इससे इम्प्योरिटी गायब हो जाएगी, और जो है फर्जी वोटर गायब हो जाएंगे, और काफ़ी फास्ट एनरोलमेंट होगा। बट दूसरे पहले भी हैं जो कि एक सीरियस इम्पैक्ट रखते हैं, फिर सीरियस कंसर्न रखते हैं, फिर सीरियस परिणाम रखते हैं डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए। ओके, वो क्या है वो आगे बताया गया होगा। आगे क्या लिखा है, द अपोजिशन, अपोजिशन मतलब किसी पार्टी के जो अपोजिट पार्टी होती है, लाइक बीजेपी का अपोजिशन कांग्रेस हो जाएगी, कांग्रेस का अपोजिशन भाजपा हो जाएगी। तो अंडरस्कोर, अंडरस्कोर करती है, अंडरस्कोर मतलब इम्फेसाइज, जोर डालती है, क्या जोर डालती है, किस पर जोर डालती है, द पॉसिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ लेजिटमेट वोटर्स। डिसएनफ्रेंचाइजमेंट मतलब होता है किसी का अधिकार छीन लेना, किसी के वोट देने का अधिकार छीन लेना, उसका मताधिकार समाप्त कर देना। पॉसिबल मतलब संभावित। ओके, इसकी ग्रामर को देख लेते हैं। ग्रामर क्या है, द अपोजिशन, अपोजिशन अंडरस्कोर। अब चूंकि ये हो गई वर्ब, वही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो डेफिनेट सी बात है द अपोजिशन नाउन हो जाएगा, मतलब सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छे से पहले द आर्टिकल लगा हुआ है तो अपोजिशन नाउन हो जाएगा, जो सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो द अपोजिशन, अपोजिशन क्या कर रहा है, अंडरस्कोर, अंडरस्कोर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, नहीं पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया मतलब पास्ट की बात है, कि उसने अंडरस्कोर मतलब इम्फेसाइज किया था, जोर डाला था। किस पर जोर डाला था, तो इस वर्ब के ऑब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट तो लिखा है द पॉसिबल डिसएनफ्रेंचाइजमेंट
ऑफ लेजिटमेट वोटर्स। अच्छा इसको ध्यान से देखो, द होता हो गया आर्टिकल, आर्टिकल हमेशा किसी न किसी नाउन के लिए लिखा होगा, तो इसकी नाउन क्या है, इसकी नाउन है ये डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, ये हो जाएगी इसकी नाउन। पॉसिबल हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। और प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा लेजिटिमेट। और प्रीपोजिशन हो जाएगा, और प्रीपोजिशन के बाद लेजिटिमेट वोटर्स। लेजिटिमेट होता है आपका विधायी, मतलब कानून सम्मत, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, और वोटर्स हो जाएगा नाउन। अच्छा प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कभी एडजेक्टिव तो हो नहीं सकते, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन ही होते हैं, तो इस और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, ये बॉर्डर्स। और बॉर्डर्स के बारे में जो क्वालिफिकेशन है जो बताया जा रहा है क्या है, वो लेजिटिमेट है। इतना समझ गए। अच्छा उसके बाद लिखा है अनविलिंग। अनविलिंग क्या होता है, मतलब अनविल, अनविल वर्ब होती है, अनविल वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है। इसका मतलब ये क्या होगा, इधर जीरंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। कॉन्टिन्यूअस टेंस तो है नहीं है, क्यों नहीं है, इससे पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी हुई है। कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर बाद वर्ब होनी चाहिए, वो लिखी नहीं है। अब ये जीरंड होगा या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। जीरंड भी नहीं होगा, जीरंड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो ना किसी सब्जेक्ट, मतलब किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन रहा है, ना किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ना किसी प्रोपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है कि इसको जीरंड बोल दो, नाउन कह दो। तो इस टाइम ये है हमारा प्रेजेंट, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल किसकी तरह काम करते हैं, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव किसकी क्वालिफिकेशन बताते हैं, किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को। नाउन कौन सी है, वो ये बॉर्डर को। बॉर्डर के बारे में बता रहे हैं कि बॉर्डर क्या है, बॉर्डर क्या है, बॉर्डर अनिच्छुक है, अनिच्छुक हैं, और क्या है वो अनेबल है। अनेबल तो एडजेक्टिव होती है, एडजेक्टिव तो नाउन को बताता ही है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दोनों बॉर्डर को बताने कि लेजिटिमेट वोटर है कौन से वोटर, जो कि अनुच्छिक है या फिर जो अनेबल है कि अयोग्य है। किस लिए अयोग्य है, टू सबमिट, सबमिट करने के लिए। क्या सबमिट करने के लिए, इस नॉन फाइंड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये आधार डिटेल, ठीक है। तो उसके बाद लगा ये कोमा। तो जो इन्होंने अंडरस्कोर किया, एम्फेसाइज किया, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट तो हो गया ये, यहाँ से लेके यहाँ तक कोमा लगा हुआ है ना, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट है ये द पॉसिबल वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, कि जो प्राइवेसी का, किसी की प्राइवेसी का वायलेशन हो सकता है। पॉसिबल मतलब संभावना है कि उसकी प्राइवेसी का वायलेशन हो जाएगा। एंड उस एंड आ गया ना, उसके बाद ये तीसरा ऑब्जेक्ट है इसका, एंड द पॉसिबिलिटी। क्या पॉसिबिलिटी है, दैट डेमोग्राफी डिटेल्स में बी मिसयूज्ड फॉर प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर, कि जो किसी पर्सन की डेमोग्राफिक डिटेल्स है, मतलब कि वो पर्सन कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है, मे बी मिसयूज, वो मिसयूज हो सकती हैं फॉर किस लिए, प्रोफाइलिंग ऑफ वोटर, की वोटर की प्रोफाइल करने के लिए कि वो कहाँ है, कैसा है, किसके फैमिली में कौन कौन है, वगैरह वगैरह। तो इस अंडरस्कोर वर्ब के लिए तीन ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, कोमा लगने के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट ये हो जाएगा, फिर इसके बाद एंड कंजक्शन लगने के बाद तीसरा ऑब्जेक्ट ये पूरा हो जाएगा। इतना समझ गए। तो उसके दूसरे पहलू क्या कहते हैं, यही पहलू थे कि उसकी प्राइवेसी का ब्रीच हो सकता है, ठीक है, उसका मिसयूज़ हो सकता है उसकी डिटेल्स का, या फिर किसी का अधिकार करने का बोर्ड जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा है ईच इज ए वैलिड पर्सन। ईच मतलब हर कोई है, क्या है, एक वैलिड पर्सन। एक वैलिड पर्सन मतलब एक चिंता है, सोचने का विषय है। अच्छा ईच होता है हमारा प्रोनाउन, जिसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। एक ईच होता है, एक एवरी होता है। इन दोनों में ध्यान रखना, जो ईच होता है वो प्रोनाउन भी होता है, डिटर्मिनर भी होता है। प्रोनाउन मतलब उसको हम सब्जेक्ट बना के लिख सकते हैं, डिटर्मिनर मतलब उसको हम नाउन के साथ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो एवरी होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर मतलब इसको सिर्फ और सिर्फ नाउन के साथ लिखेंगे, इसको कभी भी हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते। सब्जेक्ट नहीं बना सकते मतलब इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते एवरी इज ए वैलिड पर्सन। एवरी के साथ कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, कि एवरी एस्पेक्ट या फिर एवरी थिंग, कुछ भी लिखो बट एवरी के साथ लिखना पड़ेगा। बट इज क्या होता है, इज प्रोनाउन भी होता है और डिटर्मिनर भी होता है, मतलब इज के साथ आप कोई नाउन लिख भी सकते हो और इज को आप डायरेक्टली सब्जेक्ट भी बना सकते हो। ओके। तो ईच चीज़ें वैलिडेशन। अच्छा ईच है किसके लिए, ईच उनके लिए जो तीन ऊपर ऑब्जेक्ट दे रखे थे ना, कि एक तो प्राइवेसी का मिसयूज़ होगा, प्रोफाइल का मिसयूज़ होगा, और किसका वोट करने का अधिकार चले जाएगा, वो सब। एक वैलिड कंसर्न, एक चिंता का विषय है, चिंता है। दैट ought टू बी कंसीडर्ड,
O2 होता है मॉडल, O2 का मतलब वही होता है जो शुड का होता है। उसके बाद लिखा है बी कंसीडर, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव बना हुआ है कि उसको कंसीडर मतलब मानना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए। अच्छा, जो O2 भी जो वर्ब लिखी है ना O2, इसके लिए सब्जेक्ट क्या है? इसके लिए सब्जेक्ट वो होगा जो इससे पहले लिखा होगा। इसके लिए पहले क्या लिखा है? दैट। अब दैट हमारा एक नॉर्मल कंजक्शन भी होता है जिसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं, या फिर एक रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो अगर दैट कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट का काम कर रहा हो ना तो उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन क्या काम करते हैं? अपने एंटीसीडेंट को, एंटीसीडेंट मतलब जो उसके पीछे लिखा हो, उसके आगे वाली वर्ब से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करते मतलब उसके बारे में बताते हैं कि वो कंसर्न क्या है या कंसर्न के बारे में क्या होना चाहिए। और जो दैट होता है उसका मतलब निकलता है जो। दैट का मतलब क्या निकलता है? जो। जब ये नॉर्मली कंजक्शन होता है ना कि जब दैट सब्जेक्ट का काम ना करे तो वहाँ पे इसका मतलब निकलता है कि। ओके। तो जो वैलिड कंसर्न है, जिनको दो, दैट मतलब जिनको या फिर जो, और टू बी कंसिडर जो क्या होने चाहिए? कंसिडर होने चाहिए, यानी कि उन पर विचार किया जाना चाहिए। किन के द्वारा विचार किया जाना चाहिए? बाय ए पार्लियामेंट्री कमेटी की, एक संसद भवन की कमेटी बने, वो इस पर विचार करे कि ये सब इसके निगेटिव एस्पेक्ट है, इन पे संशोधन करो या कुछ भी करो। ओके। उसके बाद है यूनियन लॉ मिनिस्टर, जो कानून मंत्री हैं, किरण रिजिजू, जिनका नाम किरण रिजिजू है, हैज सेड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, वो कह चुके हैं। क्या कह चुके हैं? क्या कि द प्रपोजल, जो प्रस्ताव है, प्रपोजल मतलब प्रस्ताव, हैज बीन यूनैनिमसली अप्रूव्ड। यूनैनिमसली होता है एक मत से। एक मत से मतलब जब सभी का एक ही आंसर हो, सभी का एक ही सुझाव हो, जब सबका सब एग्रीमेंट हो, किसी चीज़ को लेके सबके सब एग्री हो। ओके। अप्रूव मतलब किसी को अप्रूव मिल जाना, स्वीकृति मिल जाना। तो अभी जो लिखा है ना, हैज बीन अप्रूव्ड, हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, बी, बी की थर्ड फॉर्म है यानी कि बी की फॉर्म है। इसके बाद लिखा है ये क्या? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारी मेन वर्ब। तो अगर ये लिखा हो ना हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। और ये लिखा हो हैज़ बीन अप्रूव्ड, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट है, पर दोनों में अंतर क्या है? ये बीन लगने से ना ये हो गया पैसिव। पैसिव का मतलब ये हुआ, जो इससे पहले जो लिखा हुआ है ना सब्जेक्ट द प्रपोजल, ये सब्जेक्ट हो जाएगा नॉन डूअर। नॉन डूअर का मतलब प्रपोजल ने कुछ किया नहीं है, प्रपोजल को किया गया है। प्रपोजल को क्या किया गया है? प्रपोजल को अप्रूव किया गया है। किसके द्वारा? वही पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा। ऑन लॉ एंड जस्टिस, कानून और न्याय को लेकर या इसके आधार पर। ओके। उसके बाद है बट, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर, कि साफ नहीं है। क्या साफ नहीं है? इफ़ द स्पेसिफिक ऑफ द बिल, जो बिल की स्पेसिफिक है यानी कि उसकी जो डिटेल है उसके बारे में बताया गया है, हैड बीन डिस्कस्ड। हैड बीन डिस्कस्ड, हैड हो गया वर्ब की कोई सेकंड फॉर्म, या फिर हेल्पिंग वर्ब समझ लो इसको। बीन भी हेल्पिंग वर्ब है, और डिस्कस क्या हो गया? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में से क्या बनाता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। अच्छा, इसमें हम बीन लगा देंगे ना, हैड प्लस बीन प्लस फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, बट ये फॉर्म हो जाएगी आपकी पैसिव की। कौन सी फॉर्म हो जाएगी? ये पैसिव की। अगर जो सिर्फ हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा तो वो पास्ट परफेक्ट, वो भी एक्टिव फॉर्म का। लेकिन अगर जो हेड प्लस बीन, अगर जो किसी में बीन, किसी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, दोनों में बीन लगा देंगे तो वो टेंस हो जाएगा पैसिव का। पैसिव का मतलब जो सब्जेक्ट रहा होगा ना, जैसे इसमें सब्जेक्ट है बिल, सॉरी बिल नहीं है, बिल तो ऑफ प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ऑफ प्रिपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा बिल। तो जो हेड बिल लिखा है ये वर्ब है, हेड बिल इसका जो वर्ब लिखी है इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा? ये द स्पेसिफिक। द स्पेसिफिक सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन डिस्कस। जो स्पेसिफिक है यानी जो डिटेल्स हैं वो डिस्कस हो चुकी थी। पास्ट की बात कर रहे हैं ना, डिस्कस हो चुकी थी वाइडली। वाइडली मतलब हर किसी, जब हर कोई इसमें आए, हर किसी का अपना मत हो। ओके। एंड पब्लिक ओपिनियन सोट, पब्लिक ओपिनियन सोट, सोट वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है। सोट का मतलब ये सेकंड फॉर्म है, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सीख। सीख मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को खोजना, प्राप्त करना, बताना या फिर जानना। ओके। तो ये जो लिखा है ना बट इट इज़ नॉट क्लियर, कि क्लियर नहीं है। क्या क्लियर नहीं है? कि इफ़ का मतलब देखो यहाँ पे क्या आएगा। इफ़ का मतलब एक तो होता है यदि, एक होता है अगर, यदि अगर एक ही चीज़ है। एक होता है कि क्या, कि क्या।
इसका मतलब एक तो की क्या हो गया, एक होता है यदि, एक अगर। आप कैसे पता लगाएंगे कहाँ यदि है और कहाँ की क्या है? अगर इसका मतलब यदि होता है ना, तो एक क्लोज बनाता है कंडीशनल क्लोज। जब भी कंडीशनल क्लोज बनेगी तो उसके लिए एक रिजल्ट भी दे रखा होगा कि ये कंडीशन ये है तो उसका रिजल्ट ये आएगा। अगर कभी भी इफ़ कोई कंडीशनल क्लोज नहीं बनाता है, इसके बाद कोई दूसरी क्लोज नहीं लिखी होती है जिसमें रिजल्ट दिया गया हो, तो वहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। सब आपने नरेशन में क्या होगा कि अगर किसी से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, ओके, तो फिर उसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करें, तो जो बीच में कंजक्शन यूज़ करते हैं या तो इफ़ यूज़ करते हैं या वेदर यूज़ करते हैं, वहाँ पे इफ़ और वेदर का मतलब कि क्या ही होता है, वो यही है। ये इस टाइम इनडायरेक्ट लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट क्लियर, ये क्लियर नहीं है कि क्या जो स्पेसिफिक हैं, जो डिटेल्स हैं बिल की, वो डिस्कस की गई थी या नहीं की गई थी बाइडली, मतलब अच्छी तरीके से हर जगह मालूम करके, हर किसी से विचार करके, हर किसी से सलाह मशवरा करके, एंड पब्लिक ओपिनियन थोड़ा पब्लिक के ओपिनियन को जान करके। ओके, उसके बाद है देर आर इंडीड कंप्लेंट्स, कि देर आर इंडीड इंडीड मतलब होता है वास्तव में, देर आर इंडीड कंप्लेंट्स, कंप्लेंट मतलब वही शिकायत है कि वास्तव में कंप्लेंट्स हैं। क्या कंप्लेंट्स हैं? दैट सम इलेक्टर्स मे बी रजिस्टर्ड इन मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी, कि जो बहुत सारे इलेक्टर, जो कुछ इलेक्टर्स हैं मतलब वोटर्स हैं, वो रजिस्टर हो सकते हैं एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी मतलब विधान क्षेत्र में। ओके, अच्छा, अब देखो यहाँ जो लिखा है ना दैट, उसके बाद लिखा है सम इलेक्टर्स, सम इलेक्टर्स के बाद लिखा है मे बी रजिस्टर्ड, तो मैं तो मॉडल हो गई है ना पॉसिबिलिटी की कैसा हो सकता है। बी रजिस्टर पैसिव बना हुआ है कि रजिस्टर हो सकते हैं। इससे पहले लिखा है सम इलेक्टर्स, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा इसके लिए मे बी वर्ब के लिए, मे बी रजिस्टर वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो लिखा है ना दैट, अब दैट के बाद ऑलरेडी सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ये तो सब्जेक्ट का काम करेगा नहीं, सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा तो ये नॉर्मली हो जाएगा कंजक्शन, सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन, जिसको सबऑर्डिनेट कंजक्शन ही बोलते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे आएगा कि, जो वाला मतलब नहीं आएगा यहाँ पे, इसका मतलब आएगा कि। तो सेंटेंस का मतलब क्या हुआ कि दे आर इंडीड कंप्लेंट्स, मतलब वास्तव में कंप्लेंट्स हैं कि कुछ इलेक्टर्स यानी कि कुछ वोटर्स में भी रजिस्टर व रजिस्टर हो सकते हैं इन मोर देन वन कंस्टिट्यूएंसी, मतलब एक से ज़्यादा में, मोर के साथ हमेशा दा आता है, एक से ज़्यादा कंस्टिट्यूएंसी मतलब विधान क्षेत्र में, लाइक एक सिटी में वो रजिस्टर है, मतलब किसी दूसरे शहर में भी रजिस्टर है, तीसरे भी रजिस्टर हो सकते हैं। एंड और दैट का मतलब यही है, फिर से दैट को उन्होंने रिपोर्ट कर दिया, वैसे रिपीट करने की नीड नहीं थी, एक दैट इसका मतलब भी किया है, यहाँ भी दैट का मतलब भी किया है कि जो नॉन सिटीजन्स है यानी कि जो गैर नागरिक हैं, हैव बिन एनरोल्ड, कि जो जिनके पास सिटीजनशिप भी नहीं है वो भी एनरोल्ड है, एनरोल्ड मतलब लिस्टेड है। ओके, बट लेकिन दीज कैन बी एड्रेस्ड, दीज सब्जेक्ट हो जाएगा, दीज मतलब कौन, यहाँ दीज किसके लिए है? वे लोग जो नॉन सिटीजन हो गए, जो कि लिस्टेड है, या फिर जो जो फेक वोटर्स है, ये सब कैन बी एड्रेस्ड, एड्रेस्ड मतलब पता लगाया जा सकता है उनके बारे में, उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है बाई अदर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस के द्वारा, जो दूसरी आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस होती है, जैसे एनआरसी में आया है कि आपको फादर के डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे, और भी बहुत सारी डेटाबेस हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उनके द्वारा उनको पता लगाया जा सकता है। ओके, लिखा है इनफैक्ट, इनफैक्ट मतलब असल में क्या, असल में द आधार डेटाबेस, जो आधार का डेटाबेस है, आधार की डिटेल है, मे बी इररिलेवेंट, वो इररिलेवेंट हो सकती है। इररिलेवेंट मतलब जो किसी चीज़ से रिलेट नहीं हो, उसका किसी चीज़ से संबंध नहीं हो, जो असंबंध हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ मे क्या लिखा है, मे होती है एक मॉडल, मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, और ये ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती हैं, चाहे बी लिखो, चाहे कुक लिखो, चाहे डांस लिखो, चाहे सिंग लिखो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अच्छा, ये इररिलेवेंट जो है ये एडजेक्टिव लिखा हुआ है, और इससे पहले लिखी हुई है बी की फॉर्म। जो बी की फॉर्म होती है ना, ये लिंकिंग वर्ब भी होती है, लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब के बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं पूरक को, जो सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट के बारे में बताए कि सब्जेक्ट क्या है। ओके, अच्छा, कॉम्प्लीमेंट या तो एडजेक्टिव होते हैं या फिर नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो फिलहाल एडजेक्टिव लिखा हुआ है, इसका मतलब सही है। ओके, उसके बाद ये लिखा है टू वेरीफाई, टू वेरीफाई क्या हो जाएगा, ए नॉन फाइंड वर्ब, जिसको इन्फिनिटिव बोलेंगे, इन्फिनिटिव हो या नॉन फाइंड वर्ब हो, कोई सी भी वर्ब हो, उसके अपने सब्जेक्ट होते हैं, अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इस टू वेरीफाई का यानी कि क्या वेरीफाई करना है, इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वोटर की आइडेंटिटी।
अच्छा, वेरीफाई कौन करेगा? इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा? इसके लिए सब्जेक्ट होगा ये जो आधार का डेटाबेस है, यही वेरीफाई करेगा। डेटाबेस ही तो वेरीफाई करेगा। क्या वेरीफाई करेगा? कि वो आइडेंटिटी उसकी सही है कि नहीं है। ओके। अब इसके बाद क्या लिखा था? मे बी रिलेवेंट लिखा था ना कि इसका कोई रिलेवेंस नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिफायर, कि एक सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर किसका? ऑफ रेसिडेंट का। ऑफ प्रिपोजिशन हो गई। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा रेसिडेंट, कि ये रेसिडेंट का, रेसिडेंट मतलब जो कोई पर्सन जहाँ रहता है उसको रेसिडेंट बोलते हैं, उसका आइडेंटिफायर है। एंड नो सिटीजन, सिटीजन का नहीं है। सिटीजन मतलब नागरिकता, नागरिकों का। जो आधार कार्ड है ना, आधार कार्ड डेटा, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी बता सकता है कि आप कहाँ रहते हो कहाँ नहीं। ये नहीं बता सकता कि आप इस देश के नागरिक हो या नहीं हो। ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, ये जो लिखा है ना, आइडेंटिफायर ऑफ रेसिडेंट्स एंड नॉट सिटीजन्स, ये जो एंड नॉट लिखा है ना, ये काम करता है प्रीपोजिशन की तरह, इसको ध्यान रखना। एंड नॉट एक साथ आता है और ये काम करता है प्रीपोजिशन की तरह। और इसके बाद क्या आते हैं हमेशा? प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। तो एंड नॉट प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इसके बाद एंड जो सिटीजन है इसका कंजक्ट वो ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखना है इसको। ओके। अच्छा, जैसे सब स्टार्टिंग में कभी कभी लिखा होता है सब्जेक्ट बना के, लाइक मान लो सेंटेंस ऐसे स्टार्ट, रेसिडेंट्स एंड नो सिटीजन्स आर लिविंग देयर। तो जो वर्ब होगी ना इसके बाद, जो भी वर्ब आएगी, वर्ब हमेशा किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट आएगी रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, ना कि सिटीजन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि ये तो हो गई प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद इसके ऑब्जेक्ट आ गए, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो वर्ब आ नहीं सकती। ओके, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना इसको। इसके बाद है ये एंड और क्या? द कंप्लेंट्स, कंप्लेंट्स किसकी कंप्लेंट्स? ये लिखा है ऑफ, यानी किसकी कंप्लेंट्स है? ऑफ रॉन्गफुल एनरोलमेंट। एनरोलमेंट नाउन हो गया, रॉन्गफुल एडजेक्टिव हो गया। रॉन्गफुल मतलब गलत तरीके से, एनरोल मतलब लिस्ट। हैव कम अप आ चुके हैं, या फिर हैपन हो चुके हैं, या फिर घटित हो चुके हैं। हैव कम अप क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? एनरोलमेंट हो सकता है क्या? एनरोलमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि ऑफ है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएंगे, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये रॉन्गफुल एनरोलमेंट। ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर हैव कम अप के लिए सब्जेक्ट क्या होगा? इसके लिए सब्जेक्ट होगा ये द कंप्लेंट्स। जो कंप्लेंट्स है ना, जो गलत तरीके से एनरोलमेंट होने की कंप्लेंट है, वो हो चुकी है या फिर आ चुकी है। किसके अगेंस्ट? इवन अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? against the unique identity number allotted to more than 90% of the population। जो कि जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन के 90% से भी ज़्यादा लोगों को, जो कि 12 नंबर का आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है ना आधार कार्ड पे, उसके लिए कह रहा है कि जो रॉन्गफुल एनरोलमेंट की जो कंप्लेंट्स है, वो लगभग 90% से भी ऊपर पॉपुलेशन के लोगों के लिए आ चुकी है, कि ऐसा गलत तरीके से उनका एनरोलमेंट हुआ है। मिस्टर रिजिजू, जो मंत्री है, कानून मंत्री है, इज कॉन्फिडेंट। तो इस फिर से देखो वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट आते हैं। कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव ही है। तो मिस्टर रिजिजू क्या है? वो कॉन्फिडेंट है, मतलब उनके अंदर विश्वास है। कॉन्फिडेंट मतलब विश्वास, कि वो विश्वास है उनको। क्या विश्वास है? दैट द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल। इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल मतलब जो कानून का संशोधन बिल है, सेटिस्फाइज करेगा। किसको सेटिस्फाइज करेगा? द टेस्ट, टेस्ट को। कौन सा टेस्ट? जो कि लेट डाउन है, जो कि लेट डाउन मतलब रखा गया है। किसके द्वारा रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अच्छा, इसमें ग्रामर देख लेते हैं। जो लिखा हुआ है ना, मिस्टर रिजिजू कॉन्फिडेंट, ये तो अपने अपने आप में पूरा कंप्लीट हो गया। जो रिजिजू कॉन्फिडेंट है, उसके बाद लिखा है दैट। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, कंजक्शन भी होता है, नॉर्मल कंजक्शन। कैसे पता लगाएंगे? आगे पढ़ के। अगर आगे सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो दैट सिंपल सिंपल नॉर्मली कंजक्शन होगा। अगर आगे सब्जेक्ट नहीं लिखा होगा ना किसी वर्ब के लिए, आगे वाली वर्ब के लिए, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा। जो लिखा है ना, द इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल, ये जो बिल है सेटिस्फाइज करता है। सेटिस्फाइज क्या हो गई? वर्ब। तो इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ये बिल। इसका मतलब दैट को सब्जेक्ट की नीड ही नहीं पड़ी। एक काम करेगा की का, नॉर्मल कंजक्शन। कि जो रिज्यूज कॉन्फिडेंट है कि जो इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल है ना, वो सेटिस्फाई करेगा। किसको सेटिस्फाई करेगा? इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? द टेस्ट, टेस्ट को। कौन सा टेस्ट? जो कि लेट डाउन है। अच्छा, जो लेट डाउन है ना, टेस्ट लेट डाउन। लेट डाउन कोई मेन वर्ब नहीं है यहाँ पे, कि आप सोच लो कि टेस्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेट डाउन इसकी वर्ब हो गई। ना ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लेट डाउन लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वर्ब की, एक्चुअली ये वर्ब की,
वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है, जिनको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ओके, पास्ट पार्टिसिपल को एडजेक्टिव बोलते हैं, और एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करते हैं? नाउन को। तो ये लेट डाउन क्वालिफाई कर रहे हैं नाउन को, यानी कि नाउन के बारे में बता रहे हैं क्या, कि जो टेस्ट है ना वो लेट डाउन है, रखे गए हैं। किसके द्वारा रखे गए हैं वो यहाँ बता दिया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद लिखा है ये जो हाइफन है इसके अंदर, ए परमिसिबल लॉ। परमिसिबल लॉ मतलब ऐसा लॉ जिसको परमिशन मिल चुकी हो। ए लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शनैलिटी। ऐसे जो लिखा है ना, लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट एंड प्रोपोर्शनैलिटी, ये कानून के अंदर, ये लॉ के अंदर चलता है। इसका मतलब होता है जब कोई लॉ निकाला जाए या फिर कोई लॉ हो, वो एक सभी लोगों में एक समानता लेकर आए, या फिर वो सभी लोगों के लिए समान हो, उस लॉ में ट्रांसपेरेंसी हो, फेयरनेस हो। ओके, वो उस लॉ के बारे में बता रहा है या बिल के बारे में बता रहा है। उसके बाद हाउएवर, हाउएवर मतलब हालांकि, दिस हैज़ टू बी रिगरसली एग्जामाइंड। रिगरसली मतलब होता है कड़ाई के साथ, कठोरता से, यानी अच्छे तरीके से। एग्जामाइन मतलब उसको एग्जामाइन करना, विचार करना, जांचना। दिस हैज़ टू बी मतलब होता है होना, मतलब इसको होना है, क्या होना है? एग्जामिन होना है अच्छे तरीके से। अच्छा, यहाँ जो हैज़ लिखा है ना, इसके बारे में बता देता हूँ। हैज़ हेल्पिंग वर्ब भी होता है, हैज़ मेन वर्ब भी होता है, और एक होता है हैज़ टू। हैज़ टू होता है मॉडल। जब हैज़ हेल्पिंग वर्ब होगा तो इसके बाद मेन वर्ब आएगी और वो बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। जब हैज़ मेन वर्ब होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा, और वो काम करेगा पजेशन की तरह, कि आपके पास कोई चीज़ है नहीं, लाइक आई हैव ए कार या फिर ही हैज़ ए कार। अगर आप हैज़ टू लिखोगे ना तो वो मॉडल की तरह काम करती है, और वो बताती है किसी एक्शन के होने के या ना होने के। जैसे लिखा है ना, दिस हैज़ टू बी, यानी कि इसका मतलब होगा होना है, इसको होना है। दिस मतलब इसको होना है, या फिर यह होना है। क्या होना है? दिस हैज़ टू बी रिगोरसली एग्जामाइंड। रिगोरसली क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। रिगोरसली क्या है? ये एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ है ना, जिसके लास्ट में एल वाई लगा होता है वो एडवर्ब होता है। एग्जामाइंड क्या है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी तरह काम करती है? एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब। तो रिगरसली एग्जामाइंड। अच्छा, ये एडजेक्टिव क्यों लिखा हुआ है? क्यों? क्योंकि इससे पहले लिखा है ये बी। बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। इसको ध्यान रखना, बी लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव आते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है एग्जामाइंड। और एग्जामाइंड चूंकि एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करते हैं एडवर्ब, इसलिए यहाँ लिखा है रिगरसली एडवर्ब। अगर जो यहाँ नाउन लिखा होता है ना, लाइक एग्जामाइन लिखा होता है, एग्जामिनेशन लिखा होता है, तो यहाँ पे आता है रिगरस। नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पे रिगरस होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव लिखा है एग्जामाइंड, इसलिए यहाँ पे रिगरसली आया है। आगे बढ़ते हैं। इवन दो मतलब, इवन दो भले ही, द आधार रिक्वायरमेंट, जो आधार की रिक्वायरमेंट है, इज सेट टू बी, कहा गया है टू बी वॉलेंटरी, की स्वैच्छिक है। वॉलेंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक। इसकी ग्रामर देख लेते हैं। द आधार रिक्वायरमेंट, एक साथ लिखा हुआ है ये, द आधार रिक्वायरमेंट, इसके बाद लिखा हुआ है वर्ब से पहले आधार रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये होगा सब्जेक्ट, कि जो आधार की रिक्वायरमेंट है इस सेट टू बी। इस सेट टू बी का मतलब हो गया कि ऐसा कहा गया है। क्या कहा गया है? इस सेट टू बी वॉलेंटरी, कि ये स्वैच्छिक है। आधार की जो रिक्वायरमेंट है, आपकी मर्जी है कि आप आधार रखो या रखो, स्वैच्छिक है। बट इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिकली या वास्तव में क्या होता है? इट कैन बी मेड मैंडेटरी, कि ये हो सकता है, ये बन सकता है मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब होता है कंपलसरी, कि कंपलसरी हो सकता है। क्या लिख दिया ना, कि हो सकता है। ओके। अच्छा, ये जो लिखा है ना इन प्रैक्टिस, इन प्रिपोजिशन होता है। प्रैक्टिस क्या होता है? प्रैक्टिस होता है नाउन। तो प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया ये प्रैक्टिस। और आपको पता है प्रिपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट मिलके बनाते हैं या तो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब। वो डिपेंड करता है वो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अगर जो वो नाउन को क्वालिफाई कर रहे होंगे तो ये फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी। अगर ये किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहे होंगे या पूरे टेंस को क्वालिफाई कर रहे होंगे तो ये फ्रेज एडवर्ब फ्रेज कहलाएगी। ओके, अब इससे लिखा है ना इन प्रैक्टिस, वास्तव में, वास्तव में इट। अब ये किसी इट को, नाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहे, पूरी सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहे हैं कि वास्तव में ऐसा होता है, तो एडवर्ब फ्रेज बन जाएगी। ओके, अब चाहे इसको इन प्रैक्टिस को प्रैक्टिकली से भी रिप्लेस कर सकते हो, प्रैक्टिकली एडवर्ब हो जाएगा, फिर कॉमा लगा के आप सेंटेंस को कैरी ऑन कर सकते हो। तो फिलहाल इन प्रैक्टिस वास्तव में इट कैन बी मेड, ये बन सकता है मैंडेटरी मतलब कंपलसरी। ओके, उसके बाद लिखा है द बिल सेज। सेज मतलब क्या है ना, वर्ब हो गई,
इसके लिए सब्जेक्ट क्या हो गया, बिल। बिल क्या कहता है, बिल सेज क्या, कि जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन है ना, इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, द इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ये हो जाएगा पूरा एक और सब्जेक्ट में, रिक्वायर, वो रिक्वायर कर सकता है, क्या रिक्वायर कर सकता है, द सबमिशन ऑफ आधार नंबर, आधार नंबर के सबमिशन को रिक्वायर मतलब ज़रूरी कर सकता है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ देखो, द बिल हो गया था सब्जेक्ट, सेज हो गई थी इसकी वर्ब। अच्छा यहाँ लिखी है ये मे रिक्वायर, ये एक और वर्ब हो गई, इसके लिए सब्जेक्ट क्या होगा, ये लिखा होगा यहाँ पे जो लिखा होगा इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ये हो जाएगा इसके सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पर कभी एक क्लोज ये हो गई, एक क्लोज ये हो गई है ना, सब्जेक्ट अगर किसी क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब आए वो क्लोज कहलाती है। दो क्लोज कभी भी बिना कंजक्शन के नहीं लिखी जाती है, कंजक्शन लिखना पड़ता है, उन दोनों को जोड़ने के लिए कंजक्शन लिखना पड़ता है, या तो आप फुल स्टॉप लगाओ या कंजक्शन लगाओ। तो इसके बीच में ना जो दैट है वो अंडरस्टूड है, दैट को आप लिखो भी तब भी ठीक है, ना भी लिखो तब भी ठीक है, वो ऑप्शनल है लेकिन अंडरस्टूड है। द बिल सेज दैट, द बिल कहता है कि, आप लिख दिया तो ठीक है ही, ना लिखोगे तो अंडरस्टूड है, उसका मीनिंग हमें की निकाल के चलना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखा तो उसका की मीनिंग की मतलब नहीं निकालोगे, वो अंडरस्टूड है। बिल क्या कहता है कि जो इलेक्शन रजिस्ट्रेशन ऑफिसर हैं में रिक्वायर कर सकता है, में मतलब पॉसिबिलिटी की मॉडल होगी, रिक्वायर कर सकता है, क्या रिक्वायर कर सकता है, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा सबमिशन, इस वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सबमिशन। सबमिशन किसका, ऑफ आधार नंबर का, आधार नंबर का, ओके, आधार नंबर का, बोथ फॉर यानी कि दोनों के लिए, बोथ फॉर मतलब दोनों के लिए, किन दोनों के लिए, मतलब दो ऑब्जेक्ट रहे होंगे इसके, फॉर प्रिपरेशन हो गई ना, इसके लिए दो ऑब्जेक्ट होंगे, क्यों, क्योंकि बहुत लिखा है। एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये न्यू एनरोलमेंट्स, एंड दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा दोज ऑलरेडी एनरोल्ड, कि जो लोग ऑलरेडी पहले से एनरोल्ड है। न्यू एनरोल मतलब जो नए वोटर्स हैं, या फिर जिनका अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, या फिर वो लोग जो पहले से एनरोल्ड है। तो जो बिल है, जो बिल क्या कहता है, जो बिल में क्या लिखा हुआ है, जो ऑफिसर कहता है कि आपको जो आधार नंबर है ना वो सबमिट करना पड़ सकता है, किन लोगों को, जो अभी न्यू वोटर्स हैं या फिर जो पहले से एनरोल्ड है, उन दोनों को, है ना, दोनों को ही सबमिट करना पड़ सकता है अगर जो गवर्नमेंट चाहे तो। उसके बाद लिखा है था चॉइस, कि जो चॉइस है चूज़ करने की या ना चूज़ करने की, क्या करने की, नॉट टू सबमिट, सबमिट ना करने की, क्या सबमिट, वो आगे लिखा होगा। अ, जो चॉइस है नॉट टू सबमिट, ना सबमिट करने की, इज लिंक्ड, वो जुड़ा हुआ है, ओके। अच्छा नॉट टू फिर से एक प्रीपोजिशन हो जाएगी, प्रीपोजिशन के लिए इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सबमिट, नहीं सबमिट नहीं होगा, सबमिट नहीं, द चॉइस, एक चॉइस में है एक ऊपर है, ओके। द चॉइस, जो चॉइस है नॉट टू सबमिट ना सबमिट करने की, अच्छा अच्छा यहाँ चॉइस सब्जेक्ट आ गया, नॉट टू सबमिट फ्रेज टू, ये इन्फिनेटिव हो गई, नेगेटिव इन्फिनेटिव हो गई, मतलब नॉन फाइंड वर्ब हो गई, तो अभी तो वर्ब आई नहीं है, मेन वर्ब चॉइस ही है, सब्जेक्ट। द चॉइस नॉट टू सबमिट इज लिंक्ड, वो लिंक है, इज मेन वर्ब हो जाएगी इसके लिए, चॉइस के लिए लिंक, इज लिंक्ड मेन वर्ब हो जाएगी। चॉइस क्या है, इज लिंक्ड, वो जुड़ी हुई है, किससे जुड़ी हुई है, टू ए सफिशिएंट काज, एक सफिशिएंट काज से। सफिशिएंट काज मतलब एक ऐसा काज मतलब रीज़न, एक ऐसा रीज़न जो बता सके कि हाँ कि मैं अपनी डिटेल्स क्यों देने चाहता या फिर क्यों नहीं ये सबमिट करना चाहता, ताकि जो ऑफिसर है वो जस्टिफाई हो जाए, ओके, उसको कहेंगे हम सफिशिएंट काज। विच विल सेपरेटली प्रिस्क्राइब्ड, विच विल भी लिखा हुआ है, फ्यूचर की मॉडल लिखी हुई है, विल बी सेपरेटली प्रेस्क्राइब्ड, जिसको क्या किया जाएगा, अलग से, सेपरेटली मतलब अलग से, प्रेस्क्राइब मतलब बताया जाएगा, किसके बारे में बताया जाएगा, उस चॉइस के बारे में, कोमला के बीच लिख रखा है ना, और ये जो पूरी फ्रेज होगी किसके लिए होगी, चॉइस के लिए, कि उस चॉइस के बारे में बताया जाएगा, कि अलग से बताया जाएगा कि वो सफिशिएंट काज क्या होगा, ओके। अब इसकी ग्रामर देख लेते हैं, ये तो बीच पता ही लग गया, बीच रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एंटीसीडेंट को जोड़ता है, फिलहाल ये इसको नहीं जोड़ रहा है, कोमा लगा हुआ है, इसका मतलब पहले जो लिखा हुआ है इसको जोड़ रहा है, ओके। विल बी वर्ब है, इसके लिए हो जाएगा ये बीच सब्जेक्ट। अच्छा देखो, प्रिस्क्राइब्ड, प्रिस्क्राइब क्या है, अब ये मेन वर्ब तो है नहीं, मतलब ये मेन वर्ब नहीं है, ये है आपका एडजेक्टिव फॉर्म, ये एडजेक्टिव फॉर्म है, और एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, एडजेक्टिव तरह काम कर रहा है, और इससे पहले लिखा है सेपरेटली, सेपरेटली हो गया एडवर्ब, एडवर्ब हो गया, एडवर्ब किसको क्वालिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव लिखा हुआ है, उससे पहले लिखा हुआ था बी, बी का होता है लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब क्या करते हैं, अपने आगे कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, वो सही लिखा हुआ है।
ठीक है, उसके बाद वेदर। अब चाहे द फ्यू परमिस जो 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 कि थोड़े बहुत, द फ्यू मतलब थोड़े बहुत, या जितने भी रीज़न है ना, परमिसिबल रीज़न, जितने भी रीजन के बारे में बताया गया है फिर बताया जाएगा। जो रीजन है परमिशन वाला, जिनको परमिशन मिली है, नोट टू इंटीमेट वंस आधार नंबर इंक्लूड एन ऑब्जेक्शन ऑन प्रिंसिपल। ठीक है, नोट टू इंटीमेट, इंटीमेट मतलब होता है रिवील करना। ठीक है, किस चीज़ को रिवील करना, क्या रिवील करना, किसी आधार के नंबर को, आधार कार्ड के नंबर को, और इंक्लूड, इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, एन ऑब्जेक्शन, जो आपत्ति है, किसको लेकर, किसी प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल मतलब जो भी आप सिद्धांत बनाया गया है, जो भी उन्होंने प्रोसीजर बनाया है, जो भी कंसेप्ट बनाया है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन, हाँ ऑब्जेक्शन की बात की जा रही है, और किसी आधार कार्ड की डिटेल्स को रिवील ना करने की बात की जा रही है वाले रीज़न। उसके बाद लिखा है इज अननोन, अभी वो अननोन है। ये जो रीज़न है जिनको परमिशन मिलेगी कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल नहीं दे सकते हो, या फिर आप ऐसा नहीं करोगे, या फिर आप कोई एजुकेशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, वो सभी अब अननोन है, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। अच्छा, ये जो लिखा है ना इज अननोन, ये मेन वर्ब हो गई, ये वर्ब की हेल्प फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, प्रिंसिपल होगा क्या, प्रिंसिपल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ऑन प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ऑन प्रिपोजिशन हो गई, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये। अच्छा, इससे पहले फिर क्या लिखा हुआ है, इससे पहले लिखा हुआ है नोट टू इंटीमेट वंस आधार कार्ड नंबर इंक्लूड एन ऑब्जेक्शन, ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये जो नोट टू इन्फिनिटी बना हुआ है, टू इंटीमेट इन्फिनिटी बना हुआ है, इस इन्फिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो फिर ये इज नॉन किसके लिए होगा, ये होगा इसके लिए, रीजन के लिए। जो रीजन है ना, द फ्यू रीजन्स, उनके लिए वो अननोन है, वो रीजन अननोन है। इफ़, इफ़ मतलब यहाँ अगर का मतलब आ जाएगा, अगर एन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स मतलब कोई सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल्स रिफ्यूजल, यानी कि अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है, इसका मतलब किसी पर्सन का रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मतलब कुछ इनकार, आप इनकार समझ लो, कि जो किसी सिंगल पर्सन का जो रिफ्यूजल है, रिफ्यूजल किस चीज़ को लेके, टू सबमिट, सबमिट करने के लिए, क्या सबमिट करने के लिए, द डिटेल्स इज डीम्ड अनएक्सेप्टेबल। डीम्ड का मतलब होता है कंसिडर्ड, माना जाना, अनएक्सेप्टेबल मतलब अस्वीकार्य है। ओके, इट मे रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेंचाइज, लॉस ऑफ फ्रेंचाइज मतलब होता है अधिकार को, अधिकार का गायब हो जाना, या फिर अधिकार की क्षति हो जाना, या फिर अधिकार नष्ट हो जाना। ओके, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर अगर किसी सिंगल पर्सन के रिफ्यूजल को, जो कि डिटेल सबमिट करने के लिए को लेकर है, उसको अनएक्सेप्टेबल माना जाएगा, उसको अस्वीकार माना जाएगा, तो इट में रिजल्ट, इसका परिणाम निकल सकता है कि आप उसके वोट को खो दोगे, यानी कि वो पर्सन अपनी वोट के अधिकार को खो देगा। अच्छा, इसकी ग्रामर देखें, जो लिखा है, इफ़ कंडीशनल टेंस बनाता है, अगर जो कंडीशन दी हो, उसका रिजल्ट दिया हो, तो वो कंडीशनल टेंस ही बनाएगा। तो ये तो हो गया कंडीशनल क्लॉज। इफ़ द रिफ्यूजल टू सबमिट द डिटेल्स इज डीम्ड अनएक्सेप्टेबल, ये पूरी इसकी क्या हो गई, कंडीशनल क्लॉज। उसके बाद इसका रिजल्ट दे रखा है ये, इट में रिजल्ट इन लॉस ऑफ फ्रेंचाइज। ओके, अच्छा, जो इज लिखा हुआ है इसके बारे में देख लो, इज डीम्ड अनएक्सेप्टेबल, ये जो इज वर्ब लिखी है, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट क्या होगा, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट होगा ये इंडिविजुअल का रिफ्यूजल। ओके, टू सबमिट द डिटेल्स क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो टू सबमिट इन्फिनिटिव लिखी हुई है ना, इस इन्फिनिटिव के लिए डिटेल इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो गया द डिटेल्स, और इस वर्ब किसके लिए होगी, रिफ्यूजल के लिए। इतना समझ गए। उसके बाद लिखा है देयरफॉर, इसलिए द मीज़र, जो मीज़र है यानी कि जो एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, में फेल, वो फेल हो सकता है या फेल कर सकता है, किस चीज़ को, टेस्ट को, एक टेस्ट को, कौन से टेस्ट को, प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी मतलब वही जो फेयरनेस है, जो लोगों के अंदर जो कानून अगर कोई लेके आए किसी स्टेट के अंदर, उसमें जो फेयरनेस हो, सबको समान रूप से देखने का, वो फेल हो जाएगा उस टेस्ट को पास करने में। इफ़ द गवर्नमेंट रियली हैज़ नो अल्टीरियर मोटिव, अगर, इफ फिर से वो आगे कंडीशनल क्लॉज बननी है, इफ़ अगर गवर्नमेंट रियली हैज़, यहाँ पे हैज़ देखो, ये मेन वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद कोई मेन वर्ब नहीं लिखी हुई है, कि मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लिखी हुई है, और साथ ही हैज़ के बाद टू भी नहीं लिखा हुआ है कि आप इसको मॉडल मानो। तो हैज़ यहाँ पे मेन वर्ब है, और पोजीशन शो करेगी, जो भी पोजीशन शो करेगी, जो क्या पोजेस करती है वो आगे लिखा होगा। अगर गवर्नमेंट के पास नहीं है, क्या नहीं है,
नो अल्टीरियर मोटिव, अल्टीरियर मतलब होता है हिडन या सीक्रेट, मोटिव मतलब कोई पर्पज, उसका उद्देश्य क्या है। अगर गवर्नमेंट के पास वास्तव में रियली मतलब वास्तव में कोई सीक्रेट पर्पज नहीं है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिगिंग मास डिलीशन, इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म मतलब इस रूप में, किस रूप में कि ट्रिगरिंग द मास डिलीशन, मास डिलीशन मतलब जो जो भीड़ है, जो क्राउड है, जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, जो उनकी जो अधिकार है वोट करने का या फिर जो नागरिकता है उनको डिलीट कर दिया जाए। ट्रिगिंग मतलब एक्टिवेट करना, किसी चीज़ को स्टार्ट करना, किस चीज़ से, फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, जो वोटिंग लिस्ट से, वोटिंग लिस्ट से बहुत सारे लोगों का जो वोट है उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको डिलीट करने की प्रोसेस को एक्टिवेट कर दिया जाए, ऐसा उनका कोई मोटिव ना हो तो क्या होगा, आगे लिखा है। तो इट मस्ट इनवाइट, तो ऐसा अगर, हाँ इट मस्ट इनवाइट, इनको करना होगा, इट मस्ट इनवाइट मतलब अवश्य करना होगा या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इनवाइट पीपल ओपिनियन, कि लोगों को बुलाए, उनके ओपिनियन को जाने, एंड अलाउ, अलाउ करे, क्या अलाउ करे, डीपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, डीपर मतलब गहराई से, पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी मतलब जांच, स्क्रूटनी होता है जांच, की गहराई से संसदीय उसकी जांच हो, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोविजंस, बिफोर मतलब पहले, क्या पहले, किसके पहले, इम्प्लीमेंटिंग द न्यू प्रोविजन, की जो नए प्रावधान है उनको इम्प्लीमेंट करने से पहले, दैट नाउ हैव द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, की जो, दैट मतलब जो कि नाउ हैव जिनके पास है, क्या है, हैव द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, जिसके पास दोनों संसदों का, तो संसद भवन है, राज्यसभा लोकसभा, उसका अप्रूवल है। इसकी ग्रामर देख लेते हैं। जो लिखा था ना, इट मस्ट इनवाइट, कि इसको अवश्य ही इनवाइट करना होगा, इट मतलब जो गवर्नमेंट है इसको इनवाइट करना होगा, किसको इनवाइट करना होगा, पब्लिक को, पब्लिक के ओपिनियन को, एंड अलाउ, अलाउ करना होगा। अच्छा, मस्ट के बाद ये जो अलाउ लिखा है इसके बाद लिखा है मस्ट, मॉडल हो गई, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरे बार लिखी है अलाउ, दोनों के लिए मस्ट कॉमन कर रखा है। क्या करना अलाउ, क्या करना अलाउ मतलब क्या करना होगा, क्या अलाउ करना होगा, डीपर पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी, स्क्रूटनी होता है जांच, की जो संसदीय जांच है उसको अलाउ करना होगा, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग मतलब, अच्छा तो इम्प्लीमेंटिंग लिखा है ना, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है, ध्यान से सुनना है इसको, इम्प्लीमेंट वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाए तो वो या तो कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर जेरेंट। कॉन्टिन्यूअस तभी होता है जब उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी हो, हेल्पिंग वर्ब इसके साथ लिखी नहीं है तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस तो होगा नहीं। अच्छा, जेरेंट तब बनता है जब किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो या फिर किसी प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। अच्छा ध्यान से देखो, जो बिफोर लिखा है ना ये प्रीपोजिशन ही होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आते हैं, उसके ऑब्जेक्ट आते हैं, तो जो इम्प्लीमेंट है ना वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है, ये जीरेंड है, जीरेंड के अपने ऑब्जेक्ट होते हैं, इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये द न्यू प्रोविजंस। ओके, इम्प्लीमेंट क्या करना है, न्यू प्रोविजंस को। उसके बाद लिखा है दैट नाउ हैव लिखा है ना, है फिर से वर्ब आ गई, हैव वर्ब है तो इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट भी होगा, सब्जेक्ट क्या होगा, जो इससे पहले लिखा है, इससे पहले लिखा है दैट, नाउ तो एडवर्ब हो गया, दैट लिखा है। अब दैट अगर जो सब्जेक्ट का काम भी करता हो तो उसको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, उसका मतलब आता है वहाँ पे जो या जिसको, ठीक है। दैट नाउ हैव द अप्रूवल, जिसके पास, दैट का मतलब यहाँ जिसके पास अप्रूवल है, अप्रूवल किसका, ऑफ द बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, की जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस हैं उनका। ओके, थैंक यू, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, बाय।